बड़े आपको खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाएंगे। ईरान अमेरिका जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जनता से बड़ी अपील सामने आ चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां पर हम तय करें कि हम मेट्रो का उपयोग ही करेंगे। सिकंदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कार से सफर करने से बचने की अपील की है। पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए विदेश में शादी या घूमने को कम से कम 1 साल तक टालने की अपील की है और साथ ही संकट के समय दान की जगह लोगों से घर में किसी भी कार्यक्रम के लिए सोना साल भर तक खरीदने से बचने की सलाह दी है। ये तमाम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में की है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग आप कम करें और जहां पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, मेट्रो की सुविधा है, आप उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और कार से नहीं आने से बचे, कार से कहीं भी जाने से आप बचें। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। उन्होंने कहा कि इसकी पहल होनी चाहिए कि जहां पर जरूरत के हिसाब से लोग घर से काम कर सकते हैं वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। विदेश यात्रा से भी बचने की अपील प्रधानमंत्री ने की। दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। पीएम मोदी की अपील पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया है। अमित शाह ने लिखा है कि पेट्रोल डीजल के उपयोग में संयम, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का उनका यह आह्वान भारत को आत्मनिर्भर
एनर्जी सिक्योर राष्ट्र बनाने का स्पष्ट रोड मैप है। यह वैश्विक चुनौतियों के बीच देश को एक स्थिर, सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक सिद्ध होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कि सोना कम खरीदे, इसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर पर उन्होंने जोर दिया। कहा कि कार का ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करें, जिस पर अब अमित शाह का भी एक पोस्ट। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव ने सियासी पारा हाई कर दिया है। परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक्टिव मोड में आ चुके हैं। एनडीए जहां अपने नंबर गेम के दम पर जीत का दावा कर रहा है, वहीं महागठबंधन सत्ता पक्ष के भीतर नाराजगी और अंदरूनी खींचतान का मुद्दा भी उठ रहा है। और ऐसे में एमएलसी चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने की जंग बनता जा रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि एक सीट पहले से ही खाली है। ऐसे में कुल 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा 4 सीटें जेडीयू के कोटे की खाली हो रही हैं। बीजेपी और आरजेडी की 2-2 सीट, जबकि कांग्रेस की 1 सीट का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है, जबकि अन्य नामों पर चर्चा चल रही है। एक नजर सीटों पर। जेडीयू की 4 सीटें, बीजेपी की 2 सीट, आरजेडी की 2 सीट और कांग्रेस की 1 सीट पर चुनाव होने हैं। वहीं जेडीयू से नीतीश कुमार 30 मार्च को इस्तीफा दे चुके हैं और उसके बाद ये सीट भी खाली है। संख्या बल को देखते हुए एनडीए बेहद उत्साहित है। सत्ता पक्ष को भरोसा है कि परिषद में उसका दबदबा और मजबूत होगा। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही अपने संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुट गई है। कई नए चेहरों और जातीय समीकरण पर चर्चा तेज है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा। और 10 का 10 सीट हम लोग विधान परिषद में जीतेंगे और एनडीए के जो हमारे सभी शीर्ष नेता हैं वो मिल बैठ करके जो भी कैंडिडेट होंगे वो चयन हो जाएगा। और एक तो कुछ तो पहले से है लोग, हो सकता है उन लोगों को भी मौका मिले या नए लोगों को मिले, लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं, उनके पार्टी के ही विधायक खड़े नहीं है। तेजस्वी के कारण, तेजस्वी के उनके काम करने के तौर तरीके या तेजस्वी की दादागिरी के कारण उनके विधायक खुश नहीं है, तड़फड़ाहट में है। तो ये उम्मीदवार तय करेंगे। अब किसको करेंगे उम्मीदवार? परिवार से करेंगे न तो पैसे के बल पर करेंगे, यही 2 उनका आधार रहता है। तो उम्मीदवार तय करेंगे, विधायक उनको वोट नहीं देंगे। इसलिए 9 जो है एनडीए के पक्ष में आएगा। वहीं आरजेडी इस चुनाव को लेकर एनडीए पर हमलावर है। विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उम्मीदवार के चयन से लेकर सीट के बंटवारे तक खींचतान जारी है। अभी बिहार में 10 सीटों पे एमएलसी का चुनाव होना है, जिसमें से कि एक नीतीश कुमार जी के द्वारा खाली किया गया है। बिहार सरकार के 2 मंत्री दिलीप जायसवाल जी और मदन सहनी जी कहते हैं 10 सीट पे उनके उम्मीदवार जीतेंगे। संख्या बल देखा जाए तो राजद के कोटे में 1 सीट आती है और राजद उसमें जीतेगी। ये गुंडे मवाली जैसे भाषा का जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि 10 पे ये कैंडिडेट उतारेंगे, 10 सीट ये जीतेंगे, ये मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। दरअसल विधान परिषद चुनाव को राजनीतिक दल अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहे हैं। यही वजह है कि अभी से बयानबाजी, रणनीति और जोड़ तोड़ का दौर तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहली बार आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बिहार में 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। परेश सक्सेना डीजी और सैनिक सुरक्षा बने हैं। वहीं निर्मल कुमार आजाद डीजी प्रशिक्षण और सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ एडीजी यातायात के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। अमित कुमार जैन ईओयू के एडीजी बने हैं। नैयर हसनैन खान को बीसैप का एडीजी बनाया गया है। डॉक्टर कमल किशोर सिंह एडीजी रेलवे बने हैं, जबकि अमित लोढ़ा एडीजी तकनीकी सेवा और संचार बने हैं। वे एडीजी सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
अमृतराज एडीजी साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई बने हैं। इसके साथ ही विकास वैभव मगध रेंज गया जी के आईजी बनाए गए हैं। एम सुनील नायक एडीजी मानवाधिकार और विनय कुमार मद्य निषेध के एडीजी बने हैं। रविंद्रन शंकरन एडीजी राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जबकि मनोज कुमार को शाहबाद रेंज का डीआईजी बनाया गया है। उपेंद्र कुमार शर्मा को मुजफ्फरपुर का आईजी, संजय सिंह को आईजी प्रोविजन और के सुरेश कुमार को आईजी आधुनिकीकरण बनाया गया है। और देखिए, सम्राट सरकार में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बिहार में 11 आईएएस ऑफिसर का भी तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी फेरबदल किया गया है। संजय सिंह और लोकेश कुमार सिंह मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं। कुमार रवि को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। वहीं संतोष मल्ल को आपदा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। लोकेश कुमार सिंह को सचिव पर्यटन विभाग बनाया गया है, जबकि संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह को स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली का प्रभार सौंपा गया है। चंद्रशेखर को जल संसाधन विभाग बनाया गया है। इसके साथ साथ अभय कुमार सिंह को सचिव निर्माण विभाग बनाया गया है और अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। प्रभाकर को प्रबंध निदेशक बिहार राज्य उत्तर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का जिम्मा सौंपा गया है। मिहिर कुमार सिंह को अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बनाया गया है। इसके साथ भी कार्तिक धनजी को सचिव गन्ना उद्योग विभाग बनाया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। पटना से ये बड़ी खबर, खत्म होगा विजिलेंस, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और निगरानी पर सरकार का बड़ा फैसला है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो समाप्त होगा, पहले के जैसे कार्रवाई होती रहेगी। कैडर को समाप्त करने का फैसला हो रहा है। निगरानी के अधिकारी होंगे समायोजित और बिहार पुलिस में इनको समायोजित किया जाएगा। डीएसपी, इंस्पेक्टर और एसआई का समायोजन होगा। गृह विभाग के अधीन होंगे अफसर और फैसले से सर्विस लेंथ पर असर नहीं। अधिकारियों की सेवा में कोई रुकावट नहीं, बस इसको बदलने का फैसला हुआ है। तमाम अधिकारियों का समायोजन हो जाएगा। प्रशासनिक ढांचे में यह बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं। निगरानी पर सरकार का बड़ा फैसला है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जिसे खत्म किया जा रहा है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, निगरानी को लेकर यह फैसला सरकार ने किया है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, इसके पीछे का जो मकसद है कि निगरानी में जिनकी नियुक्ति होती थी वो होल लाइफ जो है पूरी सेवा जो है अपनी निगरानी में दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निगरानी के द्वारा जो है कार्रवाइयाँ की जाएगी, भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध या दूसरे जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जाएगी। लेकिन जो निगरानी इंडिविजुअल बॉडी हुआ करती थी उसे खत्म कर दिया गया और अब इसे बिहार पुलिस के साथ अटैच कर लिया गया है। यानी कि अब निगरानी में जो डीएसपी या जो इंस्पेक्टर होंगे उनका स्थानांतरण होगा और वो जो है दूसरे विंग में भी जाएंगे। तो पहले यह था कि निगरानी में जिनकी नियुक्ति हो जाती थी वो अस्थायी होती थी। कई ऐसे पदाधिकारी थे जो पूरी सेवा जो है अपनी निगरानी में ही काट देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है उनकी भी बदलाव, उनके भी जो है स्थानांतरण होंगे, चाहे वो लिपिक हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो एएसआई हो, चाहे डीएसपी हो, सभी के जो है वो स्थानांतरण होगा, तबादला होगा। और इससे ये फायदा होगा क्योंकि इसको लेकर कल हमने पुलिस मुख्यालय के शीर्ष अधिकारी से बात किया कि ऐसा फैसला क्यों किया गया है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, जो सवाल हमने पूछा है। तो इसके संदर्भ में उनका ये कहना था कि देखिए, बहुत सारे ऐसे जो कर्मी थे, पदाधिकारी थे जो निगरानी को अपना स्वामित्व समझते थे और वहीं पे उनकी चूंकि पदस्थापना होती थी तो पूरी लाइफ वो वहाँ निकालते थे। उनके ऊपर भी कई आरोप होते थे, बावजूद इसके वो निगरानी में रहते हुए बच जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब सबका स्थानांतरण होगा और सभी की कार्यशैली की जो कहते हैं रिपोर्ट बनेगी और उसकी जांच भी होगी। जांच के आधार पर कार्रवाइयाँ उन पे भी सुनिश्चित की जाएगी और इसीलिए जो है निगरानी जो अन्वेषण ब्यूरो था इसके जो ये जो विंग के तौर पर इंडिविजुअल काम कर रहा था उसको अब समाप्त करके यहाँ पे जो भ्रष्ट लोग हैं उनके विरुद्ध एक्शन जरूर किया जाएगा, लेकिन निगरानी को खत्म कर दिया गया। जैसे की सैप है तो बिसैप में जो है जो जाएंगे उन बिसैप में ही होल लाइफ रहेंगे। सीआईडी में जाते हैं तो होल लाइफ सीआईडी में रहते हैं। उसी तरह से निगरानी में भी पदाधिकारियों का पदस्थापन होता था तो वहीं पे वो पूरी सेवा काल निकाल लेते थे, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। सुबह 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा करेंगे।
कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण में भी शामिल पीएम होंगे। पीएम स्मारक डाक टिकट विशेष सिक्का भी जारी करेंगे। सुबह करीब 11 बजे सूर्य किरण एयर शो का भी आयोजन होना है। तो स्मारक डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। विशेष सिक्का भी पीएम जारी करेंगे। इसके साथ साथ 11 बजे सूर्य किरण एयर शो का आयोजन रखा गया है। और वहीं पटना का एक अड़े मार्ग, जिसे लंबे समय से मुख्यमंत्री आवास के नाम से जाना जाता रहा है, अब इसका नाम बदल गया है। अब से सीएम आवास को लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा और आज से इसे लेकर विधिवत बोर्ड भी लगाया जा चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अधिक जानकारी इस पर संवाददाता अमित कुमार दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अन्य मार्ग लंबे समय से मुख्यमंत्री आवास के तौर पे जाना जाता था, लेकिन अब यह एक अन्य मार्ग जो है वो लोक सेवक आवास के तौर पे जाना जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो बोर्ड भी लगा दिया गया है और अब जो है एक अन्य मार्ग को लोग जो है मुख्यमंत्री आवास नहीं बल्कि लोक सेवक आवास के तौर पे जानेंगे। और ये बदलाव जो है वो किया गया है। नोटिफिकेशन भी इसको लेकर जारी किया गया और अब विधिवत तरीके से यहाँ पे लोक सेवक आवास का जो है वो सिलपट भी लग गया है, बोर्ड भी लग गया है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों की सेवा जो है वो मुख्यमंत्री का करने का दायित्व है। और उसी ध्येय के साथ मुख्यमंत्री आवास का जो नाम है बदल करके लोक सेवक आवास किया गया है। इसको लेकर के जब बात हुई मुख्यमंत्री से तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों का सेवा करना दायित्व है सरकार का और यह दायित्व का निर्वहन हम करेंगे। हमारे ऊपर जो जवाबदेही जिम्मेवारी जो एनडीए के विधायक की तरफ से दिया गया समर्थन जो मिला और उसी आकांक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरना है, तो ऐसे में लोक का सेवा जो करना है लोगों का वो महत्वपूर्ण होता है। और उसी के तहत अब मुख्यमंत्री आवास को भी जो है लोक सेवक आवास कहा गया है और नामकरण किया गया। और अब इसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड भी लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां सीएम सम्राट सहयोग कार्यक्रम करेंगे। 12:30 बजे संवाद से सहयोग कार्यक्रम होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम एसपी से संवाद होना है। मंत्री भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। विकास कार्यों पर चर्चा होगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी बातचीत सीएम सम्राट करेंगे। 12:30 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। और वहीं बिहार पुलिस में एक बार फिर से सैप जवानों की बहाली होने जा रही है। बहाली प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होने वाली है और पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 15,821 सैप जवान भर्ती भी किए जाएंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ ही पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों को भी मौका मिलेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही रोजगार की बहार आती दिखाई दे रही है। नौकरी की तलाश कर रहे पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। बिहार पुलिस ने विशेष सशस्त्र पुलिस यानी कि सैप के 15,821 पदों पर बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस भर्ती की सबसे खास बात ये कि पहली बार सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को भी मौका दिया जा रहा है। इससे बिहार की सुरक्षा व्यवस्था और पूर्व जवानों के री एम्प्लॉयमेंट की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में एक बार फिर से सैप की जो है वो बहाली होनी है और इसकी प्रक्रिया जो है वो 1 जून से शुरू होगी। बताते ये चले कि 1 जून से बिहार में जो है सैप जवानों की बहाली जो है वो शुरू होगी और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसका एसओपी जो है वो तैयार कर लिया गया है। बताते चले कि पूर्व सैनिकों के साथ सेवानिवृत्त और सैनिक बल का भी जो है वो चयन होगा। इसी के साथ सैप जवानों की बहाली में सम्राट सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। अब तक इस बल में केवल भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों की ही भर्ती होती थी, लेकिन इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त जवानों को भी मौका दिया जाएगा। यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे बलों के पूर्व जवान अब बिहार पुलिस के सैप विंग का हिस्सा बन सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जिसमें शारीरिक दक्षता और दस्तावेजों की जांच मुख्य आधार होंगे। पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त और सैनिकों बलों के भी मौका जो है वो दिया जाएगा। और इसको लेकर के बिहार पुलिस ने भर्ती को लेकर के दानापुर कैंट के सेना रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है।
साथ ही भर्ती का कैलेंडर भी जो है वो जारी कर दिया है। 1 जून से 7 जून तक होने वाली भर्ती रैली के लिए दानापुर कैंट को नोडल इकाई बनाया गया है। एक नजर प्रमंडलवार होने वाली भर्तियों की तारीखों पर। 1 जून पूर्णिया, भागलपुर और दरभंगा प्रमंडल। 2 जून कोशी, मुंगेर और सारण प्रमंडल। 3 जून तिरहुत प्रमंडल। 4 जून मगध प्रमंडल। 6 जून पटना प्रमंडल। 7 जून पटना प्रमंडल के शेष जिले। बता दें कि सैप जवान मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। अनुभवी पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आने से पुलिस बल की कार्यक्षमता और अनुशासन में वृद्धि होगी। वहीं 15,000 से अधिक सैप जवानों की इस बहाली से बिहार की कानून व्यवस्था को काफी बल मिलेगा। न्यूज 18 भी आप तमाम जो दर्शक हैं उनको बता रहा है कि अगर आप सेवानिवृत्त जो है वो अर्धसैनिक बल से जुड़े हुए जवान रहे हों या पारामिलिट्री फोर्स के रहे हों, CAPF के रहे हों, तो आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं और अपने राज्य में जो सेवा है सुरक्षा की उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।